PM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे। अब जो हमारा टॉपिक है आपका यूनिट है, ठीक है, यूनिट 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। न्यू यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है। यूनिट 7 कौन सी आपकी? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देख लेना राहुल कुमार जी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉब डिजाइन करवाया है, जॉब एनालिसिस करवाया है, ट्रेनिंग करवाया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, और आपका ऑफ ट्रेनिंग, वो सारी चीजें करवाई है आपको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, मजे मजे में पढ़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना? ओके, तो इस बार भी ऐसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, सो अब हम देखते हैं ओवरव्यू कि क्या क्या है जो यूनिट 7 में हमें पढ़ना है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि आज के आज ही हम कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे, रीजनल रूरल बैंक पढ़ेंगे, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही है कि सेंट्रल बैंक है आपका, मीन्स बैंकों का बैंक है आपका रिजर्व बैंक, ठीक है। कॉमर्स में होकर के आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर हमारे इंडिया के बैंक की हम बात करें तो कौन सा आपका इंडिया का बैंक? इंडिया का बैंक है आपका सेंट्रल बैंक। अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस पढ़ेंगे, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, मींस ये तो रिजर्व बैंक का ही पढ़ेंगे। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने सुना है कि यार जो उसका अकाउंट है ना वो एनपीए में चला गया है? सुना है कभी? ये भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल मार्केट हम देखेंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो आज भी हमारा कवर हो जाएगा। ये जितनी भी चीजें बता रही हूँ, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारा का सारा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। क्लियर है जी आप सभी को इतना? ओके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे जहाँ पे हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, ठीक है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ेंगे, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, ये आपको खुद पढ़ना होगा, ठीक है। इंटरनेट में आपको पता है कि क्या यूज होना है, मोबाइल बैंकिंग आपको पता है जैसे हम जीपे चलाते हैं, ठीक है, भीम, यूपीआई वगैरह, वो सारी चीजें हो जाएगी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लैरिफिकेशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? आरबीआई बैंक ऑफ बैंक, हाँ, सेंट्रल बैंक इसको बोला जाता है। क्या हुआ ममता जी? नो मैम, नहीं सुना। क्या नहीं सुना? ओके, इतना क्लियर है सभी को? ये ओवरव्यू था। एनपीए बताऊंगी अभी, एनपीए सारी चीजें बतानी है, वेट करो, एनपीए पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम। भारतीय वित्तीय प्रणाली का अवलोकन, बैंकों के प्रकार, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक, और आपके बेसल मानदंड, ठीक है, और मुद्रा, कौन सा वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज, और आपका डिजिटलाइजेशन, ठीक है, ये सारा का सारा, बीमा के प्रकार, जीवन, गैर जीवन बीमा, जोखिम वर्गीकरण और प्रबंधन, ये सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। एनपी होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, वो तब होता है कि जब हमने, मान लो आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और आप टाइम टू टाइम अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे, उस लोन की जो ईएमआई बनी थी वो नहीं दे रहे हो, तो फिर जो आपका बैंक, जो आपका अकाउंट होता है वो एनपीए में चला जाता है। एनपीए का मतलब होता है कि आपको फिर कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, ठीक है, मीन्स आपका करेक्टर खराब है, बैंक के साथ आपका जो लेन देन है वो सही नहीं है, तो उसको बोलते हैं एनपी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, आपने एसेट्स लिए बट आपने पेमेंट नहीं की, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक के लिए तो वो एसेट है, ओके, बैंक की तो वो संपत्ति है, और आपने क्या किया कि आपने उनकी संपत्ति ले ली और उन्हें वापस नहीं दिया, तो आप तो बहुत बुरे माने जाओगे, आपका करेक्टर खराब हो जाएगा बैंक की नजर में, ठीक है। हाँ जी, याद आ गया ना? याद, ओके, गुड। अब हम देखते हैं, हम पढ़ने वाले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्या कोई मुझे बता सकता है कि फाइनेंस, जहाँ पे फाइनेंशियल शब्द यूज हो गया, ठीक है, तो फाइनेंशियल से आप क्या समझते हो कि क्या होगा फाइनेंस? क्या होता है फाइनेंशियल? अगर सिंपल में बात करूं कि फाइनेंशियल से वित्तीय, ठीक है, आप क्या समझते हो? Indian financial system is one of the most important aspect of the economic development of our country. Economic development, this system manages the flow of funds between the people, household saving of the country and the ones who may invest it wisely, investor, businessman, of the betterment of both the parties. अगर मैं सिंपल बात करूं तो जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है? आपका फाइनेंशियल मार्केट, जो कि अब हम भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज डिटेल में पढ़ेंगे,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मनी का फ्लो हो रहा है ना, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट में ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, मनी का फ्लो हो रहा है। अब मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हाँ मींस फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट, यस वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ये यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन एसेट्स जो हम पढ़ेंगे ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे आज के आज। अब देखो यहाँ पे क्या, मान लो कि आपको कोई बिजनेस करना है, आपको किस चीज की जरूरत है, मनी की जरूरत है। अब मनी के लिए कहाँ जाओगे आप, बैंक के पास जाओगे ऑब्वियसली। बैंक से क्या लोगे आप, लोन लोगे। अब जो बैंक के पास पैसा है वो क्या बैंक का पैसा है, नहीं, वो भी तो पब्लिक का ही पैसा है, ठीक है। तो जब जो बैंक का जो होता है, जब आपके फंड की मूवमेंट होती है ना, फंड की मूवमेंट समझते हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब तक आप कुछ बेचोगे नहीं तब तक कुछ खरीदोगे नहीं, जब तक कुछ खरीदोगे नहीं मीन्स आना जाना, ठीक है। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में मनी देना पड़ेगा। अगर आप लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें होती है, अगर मैं सिंपल बोलूं, जहाँ पे फ्लो ऑफ फंड हो रहा है ना, ठीक है, मीन्स फंड फ्लो ऑफ फंड हो रहा है ना, वही होता है हमारा, उसके कारण हमारी इकोनॉमिक क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। इतना क्लियर है सबको। अब हम देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इतना पता लग गया कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्या है, यस या नो। Given below are the features of Indian financial system. It plays a vital role in the economic डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब आपका फंड का क्या होगा, फ्लो होगा, मीन्स मूव होगी एक जगह से दूसरी जगह जो है, जब आपकी मनी मूव होगी तो इट मीन्स की क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इनकरेज बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला, जब आप सेविंग करोगे, ठीक है, जैसे कि हम बैंक्स में सेविंग करते हैं, हर इंसान सेविंग करता है, तो आपको क्या मिलेगा उसके बदले में, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बदले में क्या मिलता है, हमें रिटर्न मिलता है, हाई रिटर्न। क्लियर है। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वंस सेविंग, ठीक है। अब देखो बैंक में हम जाते हैं तो बैंक के पास अपना पैसा थोड़ी है, वो सारा का सारा जो बैंक के पास पैसा है किसका है, पब्लिक का पैसा है, सरकार का पैसा है, ठीक है। इट फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। ये हमें पढ़ना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके क्या होते हैं, मार्केट, जैसे आपकी कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। सबसे मेन दो मार्केट ही आपकी फाइनेंशियल में, एक है कैपिटल और एक है मनी मार्केट। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि अभी हम डिटेल में करने वाले, ठीक है। अब अगर हम बात करें, प्लेज अ की रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूंजी बनने के लिए मददगार है हमारा। और इट हेल्प्स फॉर्म अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड वन सेविंग, ठीक है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ठीक है, और सेविंग जो करने वाला है, उसके बीच में भी लिंक एस्टेब्लिश करता है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फंड। इसका संबंध धन के प्रावधान से भी। अब देखो धन, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, जब हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस है क्या, आपका धन, या किसी भी बचत को जुटाने और आवंटित करने में मदद करता है, या वित्तीय। अब देखो बचत को जुटाने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, हमारी फाइनेंशियल जो सर्विसेज बनी है, ठीक है, वहां पे क्या बनी है, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे बैंक्स बने हैं, वहां पे क्या है, बैंक में क्या होता है कि बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं मनी, तो हमारी क्या होती है, बचत होती है। ओके, अब हमारी मनी से कितना काम होता है, लोगों को लोन दिया जाता है। आपको नहीं पता होगा ना कि आपका जो पैसा है वो कहाँ 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 मूव हो चुका है, कहाँ कहाँ फ्लो हो चुका है। क्लियर है सबको इतना। ये सारी चीजें करेंगे अभी डिटेल में, भी समझ लो, ठीक है। यह वित्तीय संस्थानों और बाजारों के, अब देखो वित्तीय जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो हमारे मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि आपको कैपिटल और मनी मार्केट है, अभी डिटेल में करेंगे। उनके लिए विस्तार और सुविधा प्रदान करता है, पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो निवेशक और बचत करने वाले के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। ओके जी। अब हम बात करते हैं यहां से, ये वाली मैं बात बोल रही थी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ ग्रुप है। अगर मैं सिंपली, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि इन चीजों को बनाकर बना है, मिलकर के बना है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कौन कौन सी चीजें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इसको। फोर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अभी प्रियंका सारी चीजें रिपीट होगी, डोंट वरी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपीट होगा, फाइनेंशियल एसेट रिपीट होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट। अब मैं डिटेल में पढ़ाने लगी।
नोट डाउन कर लो सभी जल्दी से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट। ओके अब ये जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, देख लो प्लीज एक बार ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, ठीक है। आज हम इतना कवर कर पाएंगे आपका, और कल हम आपका ये थोड़ा बहुत कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, रीजनल और फॉरेन बैंक, प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक, कल हम ये कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक में। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो बैंक है वो क्या है, बैंक क्या है, इंस्टीट्यूशंस है ना एक तरह से, ठीक है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक हो गए, ठीक है, कमर्शियल बैंक में आपका आरबीआई, एसबीआई सारे बैंक आ जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गया और फॉरेन बैंक हो गए। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ये बैंक की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो आपको लोन तो प्रोवाइड करवाएंगे बट ये आपको डिपॉजिट की ऑप्शन नहीं देंगे। क्या बोला मैंने, डिपॉजिट के ऑप्शन नहीं देंगे, मीन्स ये पूरी तरह से बैंक नहीं होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आपकी मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट है, ठीक है। और जो आपकी मनी मार्केट है ना वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड भी होती है, ये भी अभी बताऊंगी अभी डिटेल में, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में आपकी सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट आती है, ये भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना सा समझ लो। फाइनेंशियल एसेट या इंस्ट्रूमेंट आपके कौन से हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट्स हो गया, ठीक है, इक्विटी हो गया, डिबेंचर्स होंगे, आपके बॉन्ड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट है या फिर फाइनेंशियल एसेट है। अब सुनना मेरी बात को, ये फाइनेंशियल एसेट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने इक्विटी परचेज किया, ठीक है, किसके बदले में, आपने कंपनी को क्या दिया, पैसा दिया, ठीक है। अब जो आपने इक्विटी परचेज की, ये आपके लिए तो एसेट होगी, ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए ये क्या है कि आपने उसको पैसा दिया तो लाइबिलिटी होगी कंपनी के लिए, कि उनको आपका पैसा वापस करना होगा। अब जो इक्विटी है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मनी में, जो कि हमने पढ़ा था अकाउंट्स में। अब आती है आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, फंड बेस्ड सर्विसेज होगी, फी बेस्ड सर्विसेज होगी, ठीक है। लीजिंग, लीजिंग हो गया, ये भी सर्विसेज है आपकी। और हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या है, सर्विसेज है आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एजेंट्स आता है, वो बोलता है कि यार आप ना अपना LIC करवा लो, ठीक है, इंश्योरेंस करवा लो, तो वो क्या सर्विस है, आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आपको सेवाएं प्रोवाइड की जा रही है, कौन सी, फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है, सेवाएं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को। एक्चुअली मैम जी मेरी बेटी तंग कर रही है, कभी पेन मांग रही है, कभी नोटबुक तो कभी मोबाइल। कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विस। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाए तो ये कौन से हो जाएंगे, आपके एसेट्स का नाम भी आप इनको दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो टर्म है ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। और टाइप आपके प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी और आपकी, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट भी हमें करना है, ठीक है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेरिवेटिव मार्केट ये करना है। मनी मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल, ये अभी करेंगे हम सारा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ओके। और फाइनेंशियल सर्विसेज, फंड बेस्ड, लीज, हायर परचेज एंड फैक्टरिंग, फी बेस्ड, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, ओके, इसको देख लेना एक बार। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है ये, कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ाने वाली वो सारा का सारा ओवरव्यू था, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक और नाम भी दिया जा सकता है, क्या, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी इसको बोला जा सकता है, ओके। अब ये जो कनेक्ट करता है ना बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर, द इन्वेस्टर सेविंग आर मोबिलाइज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फाइनेंशियल मार्केट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंपली बात करूं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, और जिसके पास कम पैसा है, क्या बोला, जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेजिंग करना। हेजिंग मतलब रिस्क को कम करना, क्या हो जाएगा, रिस्क को कम करना। अब सुनना मेरी बात को किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल
जिसके पास ज्यादा पैसा है वहां से लोन लेकर के, जिसके पास कम पैसा है, जिस बैंक में कम पैसा है, ठीक है, और वहां पर वो पैसा दे करके, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी ये दोनों चीजें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन द इन्वेस्टर, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, एंड द बोरोवर, जिसने पैसा लेना है। द इन्वेस्टर सेविंग आर मोबिलाइज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फाइनेंशियल मार्केट्स। The main function of the financial institution are follow. A short-term liability can be converted into a long-term investment. It helps in a conversion of a risk investment into a risk-free investment, a risk investment, ठीक है, hedge, इसको क्या बोलते हैं, hedge। मैंने यही बात, hedge का मतलब क्या होता है, रिस्क को कम करना। अब रिस्क कैसे कम होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ठीक है, और आपके पास बहुत पैसा है, तो मैं आपसे क्या लूंगी, लोन लूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, मीन्स बराबर हो जाएगा ना, रिस्क कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ही तो होता है कि सम टाइम बैंकों के पास भी पैसा नहीं होता, तो वो एक बैंक से लोन लेता है, दूसरे बैंक से लोन लेता है, इस तरह से आपस में चलती है बातचीत। किसी बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, बैंक में जाकर और वहां से पैसे ले लेगा। Also act as medium of convenience denomination, which means it can match a small deposit with a large loan at a large deposit with a small loan। बस वही बात। एक और चीज ध्यान देना प्लीज, सिंपली सिंपल सिंपल सिंपल, ये पता क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कनेक्ट द डेफिसिट एंड सरप्लस मनी। अब क्या मुझे कोई बताएगा कि डेफिसिट क्या होता है एंड सरप्लस मनी। मैंने बीओपी में बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि सरप्लस क्या होता है और डेफिसिट क्या होता है। हाँ, एफएम की बुक में है ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में मिलेंगे आपको ये चार्ट। क्या जल्दी से मुझे बताओ कि डेफिसिट क्या होता है और सरप्लस क्या होता है। डेफिसिट देखो वो होता है कि जब आपका इंपोर्ट है ना, जो इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, कि आपका जा तो ज्यादा रहा है पर आपके पास आ कम रहा है। इंपोर्ट होता है जाना, एक्सपोर्ट होता है आना, ठीक है। मीन्स एक्सपोर्ट पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने एक्सपोर्ट किया ना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, उसके बदले में आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। इंपोर्ट होता है कि बाहर से आप चीजें मंगवा रहे हो, तो आपको क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, मनी जा रही है ना आपकी, ये है मेरा बोलने का मतलब। क्लियर है। सरप्लस हो जाता है आपका प्रॉफिट, यस। डेफिसिट हो जाता है कहीं ना कहीं लॉस, और सरप्लस में क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। कहाँ पढ़ा था, बीओपी में पढ़ा था, ओके जी। तो वही बात है यहाँ पे, कनेक्ट द डेफिसिट एंड सरप्लस मनी, ठीक है। जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो, जिसके पास कम है उसके पास डिपॉजिट कर दो। अब आती है हमारे पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज याद रख लेना। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर इंटरमीडिएटरीज है, इनका क्या है, टू टाइप में डिवाइड है। एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर इसको डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। एक है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और इसको नॉन डिपॉजिटरी। अब नेम से डिपॉजिटरी, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये ऐसे बैंक हो जाएंगे ना जहां पे डिपॉजिट भी होगी मनी, प्लस आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जहां पर मैंने बोला बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और लोन भी ले सकते हो, इस तरह के बैंक। बट सुनना प्लीज ध्यान से, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर नॉन डिपॉजिटरी, नेम में ही आंसर छिपा है, ठीक है, नाम में ही, तेरा नाम ही बताता है तेरा काम, ठीक है, इस तरह से। नॉन मीन्स यहाँ पे आप डिपॉजिट तो नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे लोन ले सकते हो, ठीक है, लोन ले सकते हो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अब पढ़ते हैं हम इसको, स्लाइड को, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम क्या समझते हैं, इट कनेक्ट द डेफिसिट एंड सरप्लस मनी, ठीक है, इट कनेक्ट द डेफिसिट एंड आपका सरप्लस मनी। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो क्या करेंगे, लोन्स प्रोवाइड करेंगे जिनके पास ज्यादा है या फिर जिनके पास कम है, ठीक है। और हैजिंग, हैजिंग का मतलब होता है रिस्क को कंट्रोल करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको, यस या नो। अब देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे मैंने बोला डिपॉजिट प्लस आपका लोन, बट ओनली लोन, नॉट डिपॉजिट द मनी, बस
इतनी सी बात है। ओके, यस मैम, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्लाइड में। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, दिस इंक्लूड बैंक्स। बैंक में क्या सबके अकाउंट बने होंगे? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसका अकाउंट नहीं बना है। एंड अदर क्रेडिट यूनियन विच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑन द डिपॉजिट मेड एंड लेंड द मनी टू द वंस इज नीड। लैंड, ठीक है, लैंड मतलब ये लोन भी देगी और ये डिपॉजिट भी करेगी, ये इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है। आपको पता है कि सेविंग में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और इन्वेस्टमेंट में हमें क्या मिलती है? रिटर्न मिलता है, हाई रिटर्न, लो रिटर्न, यस या नो। बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये है इंश्योरेंस। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है, ये आपको बैंकिंग की तरह नहीं होता कि आप जाओ डिपॉजिट करवाओ, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, आप वहां से पैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, इंश्योरेंस में आपको क्या होता है कि लोन तो प्रोवाइड करते ही है, बट ये एज अ बैंक की तरह काम नहीं करते। म्यूचुअल फंड भी कैसे होते हैं? एज अ बैंक की तरह काम नहीं करते ये, ठीक है। बैंक में आपको पता है आपको एटीएम कार्ड मिलता है, मिला है सबको एटीएम कार्ड, यस या नो। आप वहां पर जाते हो, आप पर मंथ आपकी सैलरी जाती है बैंक में, ठीक है, या फिर आप जो भी काम है, जो भी आपकी पॉकेट मनी है, जो भी आपका पैसा है, लेन देन है, वो सारा काम से होता है, बैंकिंग से होता है, यस या नो। बट इंश्योरेंस ऐसा तो नहीं होता कि आप चले, आपने बोला कि यार मैं ना इंश्योरेंस कंपनी में जा रहा हूँ, मैं वहां पे मेरा सेविंग अकाउंट है वहां पे खुला हुआ है, क्या आप ऐसे बोलते हो कि इंश्योरेंस कंपनी में मेरा सेविंग अकाउंट है या म्यूचुअल फंड में मेरा सेविंग अकाउंट है? हाँ जी, बोलिए जल्दी से प्लीज। हाँ, बट आप इंश्योरेंस कंपनी से लोन ले सकते हो। क्या कर सकते हो? लोन ले सकते हो। म्यूचुअल फंड से भी आप लोन ले सकते हो, वहां पर आपके क्या होता है, आपने म्यूचुअल फंड करवाया होता है। म्यूचुअल फंड इज अलग और मतलब डिफरेंट है, सेविंग अकाउंट इज डिफरेंट। यस, वेरी गुड। अब देखो नॉन बैंकिंग में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, ब्रोकरेज, ठीक है, जो एजेंट होते हैं जो आपके पास आते हैं और बोलते हैं एलआईसी करवा लो, ठीक है, इंश्योरेंस करवा लो, कल को क्या पता जीवन हो या ना हो, मनी बैक वाला भी प्लान होते हैं, बड़े सारे प्लान होते हैं। कंपनीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी, दे कैन नॉट आस्क फॉर मॉनेटरी डिपॉजिट बट सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स। अब क्लियर? किसी को कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड? अच्छा, नॉन डिपॉजिटरी की अगर मैं बात करूँ, एक तो इंश्योरेंस आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आ जाएगा, और एक चीज नोट डाउन करना है प्लीज, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके चिट फंड होते हैं ना, चिट फंड, वो आपके मॉनेटरी सॉरी वो आपके डिपॉजिटरी में आएंगे कि नॉन डिपॉजिटरी में आएंगे? कौन सा बोला मैंने? इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एक आपका चिट फंड हो गया, पूछा गया था एग्जाम में PYQ में, और एक आपका इंडिजीनियस बैंक हो गया। कौन से बैंक? इंडिजीनियस बैंक, ठीक है। अगर मैं इंडिजिनियस बैंक करूँ, क्या किसी को याद है जैसे गांव मोहल्ले में क्या होते हैं, लोग सेठों के पास जाते हैं, सेठ लोग, ठीक है, सेठ लोग, लाले लोग, उनसे क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं कि यार मुझे ना पैसों की जरूरत है, लोन लेते हैं, जैसे कि अपना अनाज वहां पे जमा करवाना, गेहूं जमा करवाना, जैसे पुराने जमाने में होता था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंडिजीनियस बैंक हो जाएगा, या फिर किसी इंडिविजुअल का बैंक, ठीक है, कोई मतलब कोई इंडिविजुअल है बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, तो वो लोन वगैरह प्रोवाइड करवा देता है, या फिर कोई प्राइवेट फार्म होगी, ठीक है। कौन होंगे? साहूकार, वेरी गुड प्रियंका जी, यस, साहूकार उनको बोला जाता है, मनी लेंडर, ठीक है, साहूकार, सेठ लोग, साहूकार। चिट फंड क्या हो जाएगा? चिट फंड हो जाएगा जैसे कि गांव गांव में क्या होता था ना, दुकानों में जाते थे लोग और 10-10 20-20 रुपए लेते थे, ठीक है, दुकानदारों से कि हाँ फिर हम आपको इसके बदले में इतना दे देंगे, ऐसा वैसा करके, ठीक है, तो वो हो जाता था आपका चिट फंड। तो ये सारे के सारे नॉन डिपॉजिटरी और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। और ये जो इंडिजीनियस है ना, ये डील करता था हंडीज में, किसमें डील करता था? हंडीज, हंडीज ऐसा कुछ है, हंडीज में डील करता था, जो पुराने जमाने का चेक माना जाता था, एक तरह से क्या माना जाता था? चेक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कि अगर पूछा गया हंडीज में कौन डील करता है तो आपका आंसर होगा इंडिजीनियस बैंक। चिट फंड, इंडिजीनियस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड आपका नॉन बैंकिंग है कि आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, बस इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट 5:37 हो, मुझे लगा था आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब रेगुलेटरीज,
अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, रेगुलेटरी, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज और नॉन इंटरमीडिएटरीज। मैंने क्या बोला था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके इंटरमीडिएटरीज भी होते हैं, नॉन इंटरमीडिएट भी होते हैं रेगुलेटरी। रेगुलेटरीज में आ जाएगा हमारा आरबीआई, आईआरडीए, ठीक है, सेबी वगैरह, ये सारे कैसे रेगुलेटरी, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे नियामक संस्थाएं, जैसे हम बोलते हैं ना आरबीआई इज अ रेगुलेटरी, ओके। इंटरमीडिएटरी क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक विच प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज एसबीआई, बीओपी, पीएनबी, ठीक है, ये इंटरमीडिएटरी। नॉन इंटरमीडिएटरी हो जाएगी नाबार्ड और सीडीबी, ठीक है, इनको पढ़ लेना एक बार खुद से। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसको बोला जाता है, क्या, इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। द प्रोडक्ट विच आर ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट। जो फाइनेंशियल मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो ट्रेड किए जाते हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द क्रेडिट सीकर, द सिक्योरिटी इन द मार्केट ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर। सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इक्विटी शेयर परचेज किया किसी कंपनी का, ठीक है, आपने क्या, सपोज मानो 100 रुपीज में, ठीक है, इस तरह से 100 ईच करके हम लिख लेते हैं, ओके। अब ये जो इक्विटी शेयर है ये आपके लिए क्या है, एसेट, लेकिन दूसरी कंपनी के लिए जो आपने पैसा दिया ना 100 रुपए, उसके लिए क्या है, ये लाइबिलिटीज, क्या है, लाइबिलिटीज। तो यही मुझे बोलना था, ये जो एसेट की बात हुई है ना, ये आपके लिए एसेट है और जिस कंपनी से आपने परचेज किया उसके लिए लाइबिलिटी है। अब जब मेरा मन करेगा मैं इस इक्विटी शेयर को कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, यस या नो, फिर मैं इस कंपनी से कैश ले सकती हूँ, यस या नो, बस यही बात है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल एसेट्स में, तो आपकी कौन कौन सी चीजें आएगी, सम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट्स हैव बीन कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। सिंपल अगर मैं बात करूं, कॉल मनी ऐसी मनी होती है जहां पर कि आप लोन ले सकते हो ओनली 1 डे के लिए एंड इज रिपेड ऑन द सेकेंड डे। आप सिर्फ एक दिन के लिए लोन ले सकते हो, ओनली एक दिन, ठीक है, तो इसका निमोनिक है 1 डे, ठीक है। नोटिस मनी वो मनी होती है जहां पर कि आप लोन ले सकते हो 1 to 14 डेज, बस ये की पॉइंट है। टर्म मनी वो मनी होती है जहां पे कि आप लोन ले सकते हो 14 डेज के लिए, ठीक है, 14 दिन के लिए या फिर 14 दिन से ज्यादा के लिए, बस 1 से 14 और बियॉन्ड आपको 14 डेज, ठीक है। टर्म मनी जब किसी जमा की परिपक्वता अवधि 14 दिनों से अधिक हो तो इसे टर्म मनी कहा जाता है। क्लियर है सबको, यस या नो? चिट फंड होता है वो, चिट फंड होता है प्रियंका जी। अब देखो, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल आपके कौन सी बिल होती है, कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी, की पॉइंट है ये, कौन इश्यू करता है, ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट इश्यू करता है, ठीक है। और ये आपके सिक्योरिटी विद मेच्योरिटी ऑफ लेस देन अ ईयर, मतलब 1 ईयर से कम होता है ये, लेस देन अ ईयर। वैसे ज्यादातर ये 91 डेज का होता है, ज्यादातर 91 डेज का होता है, मीन्स 1 साल से कम होता है। और ट्रेजरी बिल को टी बिल्स भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेट सिक्योरिटी विद मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से कम होता है और फेस वैल्यू पे इश्यू किया जाता है। ये भी प्लीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ट्रेजरी बिल जब आपके इश्यू किए जाते हैं ना तो इसको डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं, दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट। ट्रेजरी बिल इश्यूड एट डिस्काउंट, ये लिख लो अपने पास क्योंकि एग्जाम में ये सारा का सारा पूछा गया है। डिस्काउंट ऑफ द फेस वैल्यू, ऑफ द फेस वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्काउंट की पॉइंट है। फेस वैल्यू इज ऑल्सो की पॉइंट, ठीक है। फेस वैल्यू ऑन मेच्योरिटी, फेस वैल्यू एंड ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड क्या, लेस देन 1 ईयर। बाइंग अ टी बिल मीन्स लैंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट। पहला की पॉइंट गवर्नमेंट है, दूसरा की पॉइंट इसका क्या है, आपका ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू हो गया, ठीक है। डिस्काउंट पे इसको इश्यू करते हैं और मेच्योरिटी पीरियड इसका लेस देन 1 ईयर है, बस ये 3-4 की पॉइंट है। Certificate of deposit, it is a dematerialized form electronically generated for fund deposited in bank for specific period of time. Commercial paper, it is unsecured short term debt instrument issued by corporation. Unsecured promissory note क्या है, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अनसिक्योर आपका अनसिक्योर्ड है, आपका प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये ज्यादातर आपका 3 साल के लिए होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल आपका लेस देन 1 ईयर होता है, ट्रेजरी बिल आपका, और बस इतना ही है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है, फाइनेंशियल
इंटरमीडिएटरीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम कर लिया हमने, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट्स या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड बाय एसेट मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट मैंने बोला कि इक्विटी शेयर आपके लिए क्या है, एसेट है, और लाइबिलिटी किसके लिए, कंपनी के लिए है, 100 रुपीज, ठीक है। ये लाइबिलिटी है क्योंकि उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। दे हेल्प टू गेट द रिक्वायर्ड फंड एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर एफिशिएंटली इन्वेस्टेड, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं, अब कौन कौन सी सेवाएं मिलती है, बैंकिंग सेवाएं मिलती है जहां पर आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं। इंश्योरेंस होता है जहां पर कि आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है। और सर्विसेज लाइक इशूइंग ऑफ इंश्योरेंस, सेलिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस अंडरटेकिंग, ब्रोकरेज एक्सेट्रा ऑल पार्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होती है, इट इज मोस्टली इंक्लूड आपका एसेट मैनेजमेंट हो जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, उसको आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हो। तो ये भी क्या है, ये आपको सेवाएं प्रदान की जा रही है, किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है जी। इतना क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, फोर्थ कंपोनेंट्स हम करने लगे। द मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग ऑन मनी। मनी की क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रेडिंग हो रही है। जहाँ पे मार्केट की बात होगी, मार्केट आप समझते हो ना, मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, जहाँ पे हम बेचते और खरीदते हैं, ठीक है। बॉन्ड, शेयर एंड अदर एसेट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। ट्रेडिंग ऑफ मनी, मनी की ट्रेड हो रही है यहाँ पे, एक जगह से लेकर दूसरी जगह मनी को किया जा रहा है मूव। ओके, अब क्या कौन सी आपकी, एक कैपिटल मनी जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए डील करते हैं, ओके। एक है आपकी मनी मार्केट जहाँ पे कि हम शॉर्ट टर्म के लिए डील करते हैं। अगर कैपिटल मार्केट की मैं बात करूं, कैपिटल मार्केट ज्यादातर आपकी गवर्न की जाती है सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी देख लेना एक बार फुल फॉर्म, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेबी क्या है, और इसका शायद ईयर जो 1985 है मे बी, ठीक है, एक बार चेक कर लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म गवर्न बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको गवर्न करता है, ओके। तो पहले क्वेश्चन तो आपकी मीन्स जितना भी अभी तक मैंने ये ओवरव्यू दिया है ना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार। जो आपको मैंने करवाया ना वो डिपॉजिटरी नॉन डिपॉजिटरी, जो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किया, फिर हमने फाइनेंशियल एसेट्स में की आपकी जो चीजें, ठीक है, आपकी उसके बाद हमने फाइनेंशियल सर्विसेज में जो चीजें की, वो सारा का सारा पूछा गया एग्जाम में। अगर मैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक है आपकी प्राइमरी मार्केट, एक है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर आप सिक्योरिटी को इशू कर रहे हो सेकेंड टाइम। 1992 है, ओके 1992 होगा फिर से भी, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 1992 होगा, ये देख लेना 1985 है कि 1992, एक बार चेक कर लेना, तभी मैंने बोला। और सेबी की फुल फॉर्म भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए, मेनली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी, जो म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी सेबी। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म से रिलेटेड आपकी कैपिटल मार्केट 1992 है, ओके ओके ठीक है, ठीक है 1992 होगा फिर इसको, या फिर 1985 क्यों मुझे याद आ रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो नहीं है 1985, फिर इसको फोर्स में लाया गया और 1992 में, ऐसा तो नहीं है कुछ, क्योंकि मुझे याद क्यों आ रहा है 1985, 1992 इसका एक्ट हो सकता है, या इसको फोर्स में लाया गया हो, ऐसा तो नहीं कुछ, समथिंग बताना मुझे अगर किसी को याद है। 1956 तो कंपनी एक्ट है ना आपका, और भी है बड़े सारे एक्ट आपके 1956 के, ओके कोई नहीं, एक बार वैसे हमने पढ़ना है डिटेल में तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। 1992 कर लो, अभी मेरे नोट्स भी अभी कहीं और रखे हैं, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बट इतना समझ लो कि जो कैपिटल मार्केट है उसको कौन गवर्न करेगा, सेबी। मनी मार्केट को कौन गवर्न करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या एक्ट है, 1934 है आई थिंक सो, फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड 1956, ओके। आरबीआई का एक्ट क्या है, 1934 है, मे बी बट नॉट श्योर, ये भी हम करेंगे 1935, ठीक है। ये बना शायद फोर्स में लाया गया था फिर 1935 में, ठीक है, एक्ट इसका 1935 है, ठीक है। इसको भी करेंगे, वैसे हमने डिटेल में करना है, सेबी डिटेल में करना है, कल तो हम आरबीआई पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे कल हम, ओके। तो इतना पता लग गया, फाइनेंशियल मार्केट आपकी मेनली टू है, आपकी कौन सी, कैपिटल एंड आपकी मनी मार्केट, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये किसका पार्ट है आपका, टाइप्स ऑफ,
कैपिटल मार्केट. Primary market, a capital market where security are issued for the first time. Key point. Secondary market, a capital market for trading previously issued security. ठीक है, trading issue previously issued security. Key point. New issue market है, alternate name इसका, और after issue market है. ठीक है, product corporate और government bonds, फ्रेश स्टॉक और ऑफ कंपनीज, नोट्स एंड बिल्स. ठीक है, फ्रेश फर्स्ट टाइम. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर एक्सेट्रा आपकी सेकेंडरी मार्केट है. वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया. पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आपका किसका टाइप है. आपका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल मार्केट का. ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या है आपका, फाइनेंशियल मार्केट. ओके, इंटरमीडिएटरीज क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड अदर अंडर राइटर फर्म्स हो जाएगी. और जो आपकी सेकेंडरी मार्केट है कौन से हो जाएंगे, ब्रोकर्स. ठीक है, टाइप ऑफ परचेजिंग, डायरेक्ट परचेजिंग होगी प्राइमरी में क्योंकि नेम से क्लियर है, और सेकेंडरी में इनडायरेक्ट हो जाएगी. पार्टीज इन्वॉल्व, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन द इशूइंग कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, और बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस अमंग इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इशूइंग कंपनी. प्राइस ऑफ शेयर्स आपकी रिमेन्स फिक्स्ड हो जाएंगे प्राइमरी मार्केट में, बट सेकेंडरी मार्केट में फ्लक्चुएट होंगे डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड. बेनिफिशियरी इशूइंग कंपनी हो जाएगी और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स हो जाएंगे. ओके, अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, किसका नाम दिया गया इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था. ठीक है, आरबीआई का 1949 1 जनवरी. बट अगर एक्ट की बात करें तो 1935 है फिर आरबीआई का एक्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट. वेरी इंपॉर्टेंट. डिजाइन टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म, बस ये मुझे बताना था. इन्वेस्टमेंट, द कैपिटल मार्केट डील विद ट्रांजेक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट फॉर ओवर अ पीरियड, मीन्स एक साल से ज्यादा की बात करें. द कैपिटल मार्केट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म. कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी से रिलेटेड है. ठीक है, जहाँ पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स ऑफ कंपनी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है. लॉन्ग टर्म लॉन्स में तो फिर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लॉन जो प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्ग टर्म मार्केट हो जाएगी. ठीक है, अब अगर हम बात करें मनी मार्केट डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, बैंक्स एंड अदर लार्ज इंस्टीट्यूशन. द टाइप ऑफ मनी मार्केट इज ऑथोराइज्ड फॉर स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है, 1 ईयर से कम की बात अगर होगी तो वो कहाँ होगी, मनी मार्केट. इट इज अ होलसेल डेट मार्केट विच वर्क्स ऑन लो रिस्क एंड हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे एक तो रिस्क क्या होगा, लो होगा, लेकिन कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या होगा, हाई हो जाएगा, और मनी मार्केट में रिस्क लो हो जाएगा. बट हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है ये. हाईली का मतलब होता है कि जल्दी से इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 ईयर है. कैपिटल मार्केट है आपका, इसको ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि इसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लो इन टॉपिक्स को क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, अब आती है आपकी द मनी मार्केट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप. एक होती है आपकी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और एक होती है आपकी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. ओहो, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बना था आपका इंडिजीनियस बैंक एंड चिट फंड. नॉन डिपॉजिटरी में सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस आएगा. ठीक है, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने. जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां पर मैंने आपको एक बताया था डिपॉजिटरी. ठीक है, और एक बताया था नॉन डिपॉजिटरी. नॉन डिपॉजिटरी में ओनली इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड आएगा. इंडिजीनियस बैंक और चिट फंड आपका अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा. ठीक है, उसको क्लियर कर, उसको वो एक बार करेक्ट कर लेना. मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है आपकी और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है. ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है. यहाँ पे लो रिस्क है और हाई लिक्विडिटी है, और शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, और आपका लेस देन 1 ईयर होता है. ठीक है, मनी मार्केट इतना ही आपका. ओके, मुझे बताना था ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या हो जाता है आपका, जहां पर आपका ऑर्गेनाइज होता है. ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज. जैसे कि आपका कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये सारे के सारे कौन से आपके ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो बैंकिंग से रिलेटेड है. ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या हो जाएंगे, जैसे कि प्राइवेट फार्म होगी. ठीक है, और इंडिविजुअलाइजर, इसमें आ जाएगा आपका इंडिजीनियस बैंक, जो साहूकार होते हैं, और चिट फंड. इंपॉर्टेंट है, प्लीज वो करेक्ट कर लेना इसको एक बार.
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको बता दिया था वैसे मैंने। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्रेडिट मार्केट होती है आपके मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर गारंटीड टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बाय वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज क्रेडिट बैंक क्रेडिट मार्केट। ऐसा बाजार जहां विभिन्न बैंकों और वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यक्तियों या संगठनों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण दिए जाते हैं। क्या क्रेडिट का मतलब ही क्या हो गया, हम बोलते नहीं उधार, उधार दिया जाता है। ठीक है, ये आपका बैंक्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं। अब ये देखो टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल हमने पढ़ लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको इशू करती है और मेनली ज्यादातर कितने डेज के लिए, 91 डेज के लिए होता है और 1 ईयर से कम होता है गवर्नमेंट इशू। कमर्शियल पेपर आपके होते हैं अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, इंपॉर्टेंट है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल एंड नोटिस मनी, कॉल मनी आपका 1 डे, नोटिस मनी 1 to 14 डेज लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और इंटरबैंक मार्केट, रीपरचेज एग्रीमेंट, रेपो और रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे हम, बैंकर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप है मनी मार्केट के। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। अब हल्की सी रिवीजन हो जाए एक बार। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, आपका ग्रुप है, किसका ग्रुप है, मेनली 4 भाई, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, फ्लो ऑफ फंड्स, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। मीन्स कि जहाँ पे फंड का फ्लो हो रहा है, इट मीन्स कि वो फाइनेंशियल सिस्टम है। इंडिया का हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फंड का फ्लो होना, सिंपल बात। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये चीजें मैंने बता दी थी आपको। ठीक है, जहाँ पे जिसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, और हेल्प फ्रॉम लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कोर सेविंग, ये सब कुछ बता दिया था। ओके, कंपोनेंट्स हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, मार्केट की अगर मैं बात करूं, मार्केट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट की बात करूं, कैपिटल मार्केट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आपकी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये पढ़ा दिया वैसे मैंने। अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल मार्केट आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ओके, फाइनेंशियल एसेट्स आपके डेट हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमें फाइनेंस, मतलब ऐसा फाइनेंस जो हमें क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, फाइनेंस से हमें क्या मिल रही है, सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ा, मीडिएटेड बिटवीन द इन्वेस्टर एंड आपका बोरोवर। ठीक है, मीन्स की आपका डेफिसिट एंड आपका सरप्लस के बीच में क्या है, ये कनेक्ट होता है, ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हमने डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस पढ़ा, नॉन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब कि यहाँ पे जो पैसा है वो डिपॉजिट भी होगा, लोन भी दिया जाएगा। नॉन डिपॉजिटरी में हमने देखा कि यहाँ पर जो पैसा वो डिपॉजिट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हमें लोन मिल सकता है। अब जो मैंने यहाँ पे आपको इंडिजीनियस बताया था और चिट फंड बताया था, ये आ जाएगा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड में। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वाला कौन सा, आपका मनी मार्केट वाला। तो प्लीज उसको इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, अनऑर्गेनाइज्ड। किस में आ जाएगा, मनी मार्केट वाला था ना जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, उसमें आ जाएगा आपका इंडिजीनियस एंड चिट फंड। ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेना। अब अगर हम बात करें आपका रेगुलेटरी इंटरमीडिएटरी, ये बता दिया था आपको। फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट और कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट। यहाँ पे क्या था, कॉल मनी थी, एसेट, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। फिर हमने फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ा, हमने देखा कि एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज फाइनेंस के रूप में, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, ये सारा पढ़ा दिया। फिर मार्केट, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारा करवा दिया। ओके, अब कल हम करेंगे आपका टाइप्स ऑफ बैंक। ये था जी आपका सारा का सारा ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम ये सारी के सारे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कोई डाउट किसी का भी यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताओ। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट किस में आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, रिप्लाई फास्ट। डिपॉजिटरी का मीनिंग क्या होता है पुक्कू जी, डिपॉजिटरी जहां पर कि आप पैसा जो है ना वो डिपॉजिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका बैंक, और वहां से आप लोन भी ले सकते हो, वो होता है डिपॉजिटरी। बेस्ट एग्जांपल बैंक है। यस, कैपिटल मार्केट में। और डिपॉजिटरी एंड नॉन डिपॉजिटरी कहाँ आएगा आपका, किसका टाइप है, डिपॉजिटरी एंड नॉन डिपॉजिटरी किसका टाइप है,
जल्दी से आंसर करो प्लीज। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ओके गुड। एंड आपका जितने भी कॉल मनी, नोटिस मनी है, ठीक है, ये किस में आएंगे आपके? ट्रेजरी बिल, टर्म बिल, कमर्शियल पेपर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर कहाँ आएंगे आपके? फाइनेंशियल एसेट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, जहाँ पे अगर मैं देखो, ध्यान देना, बैंकिंग सर्विसेज और आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, ये कहाँ आएगी? इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये कहाँ पे आएगी? ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, मीन्स एग्जैक्टली सबका सही आंसर है। इतनी स्पीड में पढ़ाया, सबको आ भी गया क्या समझ? बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं बनेगा आपका ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। जल्दी से बताओ, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज कहाँ आएगी? फाइनेंशियल सर्विसेज, वेरी गुड। 4 कंपोनेंट्स ऑफ आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो अब रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, रेगुलेटरी का क्या मतलब हो जाएगा कि जो आरबीआई है ना, वो कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, बट वो क्या करता है कि वो रेगुलेट करता है जितने भी इसके अंडर बैंक है उनको। ठीक है, सेबी भी क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? कैपिटल मार्केट को। और आईआरडी किसको रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस को। ठीक है, इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है उनको रेगुलेट करता है। इंटरमीडिएटरीज होता है जो डिपॉजिट भी लेगा और लोन भी प्रोवाइड करेगा, इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, मीन्स जो आरबीआई है ना, तो वो डिपॉजिट लेगा, ठीक है, ना ही वो लोन प्रोवाइड करवाएगा, ये रेगुलेट करेगा। हेड है ये सारे बैंकों के ऊपर, रेगुलेशंस वगैरह निकालेगा ये। जनरल पब्लिक को लोन नहीं देगा आरबीआई, अगर देगा तो बैंकों को देगा, बट पब्लिक को नहीं देगा लोन। ठीक है, जो कि हम रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में पढ़ेंगे। अगर देगा तो बैंक्स को देगा, बट पब्लिक को नहीं देगा, ना ही पब्लिक की डिपॉजिट। कभी आपने सुना कि मैं आरबीआई बैंक में जा रहा हूँ पैसे डिपॉजिट करवाने? अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 7। हमने कल स्टार्ट किया था ओवरव्यू ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सॉरी। ठीक है, फाइनेंस मीन्स पैसों से रिलेटेड। ठीक है, फंड का क्या होना? फ्लो होना। क्या देखा हमने यहाँ पे? मेन की पॉइंट, फंड का फ्लो होता है तो हमारी इकोनॉमी कैसी होती है? डेवलप होती है। ठीक है, फिर हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में काफी चीजें कवर अप की थी। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और ठीक है, ये सारे के सारे बैंक करेंगे, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारे बैंक आज कवर करेंगे। और कल हम करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, कल हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब देखो, जो आपका यूनिट 7 है, बैंकिंग और वित्तीय संस्थान, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये हम कल कर चुके हैं। ओके, फाइनेंशियल, ओके, मुझे कंपोनेंट्स बताओ जल्दी से, क्विक फास्ट रिप्लाई। कल हमने कुछ कंपोनेंट्स किए थे। हाँ जी, बताओ मुझे कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्विक फास्ट रिप्लाई। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। 4 है, ओके वेरी गुड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अनदर नेम क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएटरी। और फाइनेंशियल एसेट्स को अनदर नेम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये तो नेम से क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट आपकी मेनली 2 मार्केट है, कैपिटल एंड आपकी मनी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है, गवर्न्ड बाय सेबी है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और शॉर्ट टर्म है आपका गवर्न्ड बाय आरबीआई। कल जो मैंने आपको आरबीआई का एक्ट बताया था ना, वो ठीक बताया था मैंने, 1934। आरबीआई का एक्ट जो है वो 1934 ही है जी। ठीक है, 1935 जो आप बोल रहे थे ना, इसके बाद कुछ समथिंग इसमें जो चेंजेस आए थे वो है। मार्केट एसेट सर्विस, वेरी गुड ममता जी, ओके गुड। तो ये कल हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपके बैंक्स। ठीक है, सबसे पहले कि बैंक क्या होता है? क्या किसी को पता है बैंक क्या होता है? आपके बैंक में अकाउंट है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात बताऊं कि बैंक क्या होता है, ये हमारा बैंक। ठीक है, ये है सेविंग। ओके, और यहाँ पे क्या आ रही है? सेविंग्स आ रही है। ओके जी, जितना भी बैंक में पैसा जमा करवाया जाएगा ना, ठीक है, वो बैंक के लिए क्या होता है? हमेशा लाइबिलिटीज होती है। क्या होता है? लाइबिलिटीज। और जब ये डेफिसिट, डेफिसिट क्या हो जाएगा? लोन के रूप में प्रोवाइड करवाता है किसको? जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, लोन के रूप में। ये हमारी सेविंग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो बोरोवर्स है, ठीक है,
वो क्या करे, यहाँ पे डिपॉजिट करे, जो पब्लिक है यहाँ पर क्या करिए, डिपॉजिट करिए अपना पैसा, सेविंग, ठीक है। तो ये हो जाएगी लाइबिलिटीज, किसके लिए, बैंक के लिए लाइबिलिटीज हो जाएगी। और जिनके पास पैसा नहीं है, बैंक उन्हें क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, मीन्स डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है, कमी, जिनके पास नहीं है उनको लोन दे रहा है। अब यहाँ पे जो ये बैंक है, इसका क्या काम है, इसका काम है लेना, ठीक है, और यहाँ पे देना। क्या ले रहा है, पब्लिक से पैसे ले रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है और वही आगे दे रहा है पैसा। क्लियर है, मनी का लेन देन, हाँ जी, ये होता है बैंक। सिंपल बात, सिंपल बात अगर हम करें। बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन है हमारे बैंक, कल हमने इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, किसी को याद है? एक है हमारा डिपॉजिटरी और एक कौन सा हमारा, नॉन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन सा था, जो डिपॉजिट भी लेगा लोन भी देगा। नॉन डिपॉजिटरी कौन सा था, जो सिर्फ लोन देगा बट डिपॉजिट नहीं करेगा। जैसे कि इंश्योरेंस था और म्यूचुअल फंड था, वो नॉन डिपॉजिटरी था, और जो डिपॉजिटरी था उसका बेस्ट एग्जांपल था बैंक, राइट। कल हमने पढ़ा था, ये याद है किसी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब हमने 4 कंपोनेंट्स ऑफ आपका, यस, ओनली लोन, हाँ जी, कल जब हमने किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखो, अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड की होगी तो आज का कॉन्सेप्ट आपको इजी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। यस मैम, याद है, गुड। बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म डिपॉजिट एंड लैंडिंग, ठीक है, मीन्स देना functions. There are various types of bank in India and each is responsible for performing different function. बैंक वित्तीय संस्थान है जो जमा और ऋण देने का कार्य करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक है, प्रत्येक अलग अलग कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। अब सब बैंक के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके, मुझे एक बात बताओ, हमारे जितने भी इंडिया के बैंक है इसको रेगुलेट कौन करता है? अपेक्स बॉडी जिसको बोला जाता है, क्या किसी को पता है? जो इंडिया के बैंक है उनको रेगुलेट कौन करता है? अब अगर हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, इसको बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो आपका बैंक आया था वो कौन सा था आपका? हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया originated in the last decades of the 18th century. The first bank were बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। हम हिस्ट्री को देख लेते हैं सबसे पहले। यस, RBI, वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ जी। हर कंट्री का अपना एक बैंक होता है, जैसे अमेरिका का कौन सा बैंक है? फॉरेन बैंक है, और हमारा कौन सा बैंक है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ओके। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया था? 70s में, 1770 to 1819, ठीक है। एंड द जनरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1976, इसके 19 क्या बोल रही हूँ, 1786, ठीक है। ये PYQ है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द फर्स्ट बैंक वर आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1829, और इसके बाद आया था जनरल बैंक, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1786 में। अब बात करते हैं द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो सबसे बड़ा बैंक और सबसे ओल्ड बैंक है ना, SBI, वो अभी तक है एग्जिस्टेंस में, ठीक है। which originated in the Bank of Calcutta in June 1806, which almost immediately become the Bank of Bengal. Bank of Calcutta से ये क्या हो गया था? Bank of Bengal हो गया था। This was one of the 3 presidency banks. Very very important, means each and every line is very very important. यहाँ से भी PYQ पूछा गया, यहाँ से भी। जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ठीक है, ये बैंक ऑफ कलकत्ता से ओरिजिनेट हुआ था 1806 में। फिर इसी को इमीडिएटली इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया था? बैंक ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ कि 3 बैंक थे जो मर्ज हो गए थे आपस में। कौन कौन से 3 बैंक थे? 3 प्रेसिडेंसी बैंक, द अदर 2 बीइंग द बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, एंड 3 ऑफ विच वर एस्टेब्लिश अंडर charters from the British East India Company. The 3 बैंक merged in 1921 और इसका नाम था इंपीरियल बैंक। किस में मर्ज हो गए थे? ये इंपीरियल बैंक में मर्ज हो गए थे ऑफ इंडिया। विच अपॉन इंडियाज इंडिपेंडेंस बिकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है वो क्या है हमारा? 1955। इतना क्लियर है? 3 बैंक मर्ज हुए हैं, इनका ईयर प्लीज देख लेना एक बार। बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, एंड आपका 2 हुए ना, कौन से 3 बैंक थे? देयर वॉज वन ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी, द अदर 2 बीइंग द बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, और ऑल 3 ऑफ, एक मिनट, यस, यहाँ पे दिया है।
द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक वॉज हिंदुस्तान 1770 अंडर ब्रिटिश रूल. The banking system in India was controlled and dominated by the Presidency Bank. There were three Presidency Bank, 1809, 1840 and 1843. इनके ईयर प्लीज याद रखना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं. कौन कौन से तीन बैंक आपस में मर्ज हुए और ये मर्ज होकर के क्या बने थे? इंपेरिकल बैंक. क्या नाम दिया गया था? इंपेरिकल बैंक. ठीक है. और इंपेरिकल बैंक बाद में क्या हुआ? चेंज इनटू 1955 में चेंज किया गया और उसका नाम रखा गया एसबीआई, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है और ओल्ड है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट. भूलोगे तो नहीं. बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. ठीक है. बैंक ऑफ बंगाल कहां से आया? हमारा बैंक ऑफ कलकत्ता का रीनेम चेंज किया तो कहा क्या हुआ? फिर बैंक ऑफ बंगाल हुआ. 1809 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843. ये तो देखो ईयर तो याद करने पड़ेंगे. दे वर कॉल्ड प्रेसिडेंशियल बैंक और ऑल मर्ज 1921 इंपेरिकल बैंक, और इंपेरिकल बैंक को बाद में चेंज किया गया 1955 में आपका बना एसबीआई. ठीक है. एसबीआई में किस किस के अकाउंट है? मेरा तो है. किस किस के खाते एसबीआई में? किस किस ने ओपन करे अकाउंट? समझ गए इतनी सी बात? जल्दी से मुझे बताओ प्लीज, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं. यस नो थम्स अप कुछ तो बताओ. मुझे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई शो हो रहा है, बाकी कुछ भी शो नहीं हो रहा. सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान. कब? 1770. इसके बाद हमारा मेनली जो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई. एक हमारे तीन बैंक थे, प्रेसिडेंसी तीन बैंक थे. बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था. इन तीनों को बना के क्या मर्ज होकर 1921 में कौन सा आया था? इंपेरिकल बैंक. फिर इंपेरिकल बैंक किस में चेंज हो गया था? एसबीआई में. क्लियर है? ओके. अब फेसेस एंड फीचर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बैंक इन इंडिया. फर्स्ट फेज क्या है हमारा? 1770 से लेकर 1969, ये पूछा जाता है एग्जाम में. सेकंड फेज है 1969 टू 1990. थर्ड फेज है हमारा फ्रॉम 1991. और ये जो 1991 है, क्या किसी को कुछ याद आ रहा है क्या था ये? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, आपका प्राइवेट बैंक में है फिर पूनम गिल जी. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक में. कुछ शेड्यूल्ड बैंक है, कुछ आपके नॉन शेड्यूल्ड बैंक है. शेड्यूल्ड बैंक में आपके कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाते हैं आपके शेड्यूल्ड बैंक में. अगर हम बात करें शेड्यूल्ड बैंक में कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए आपके, प्राइवेट बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए, और स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, आरआरबी. ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. और कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. और शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी इतना चार्ट से समझ लो टाइप ऑफ बैंक कौन सा है, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल. कमर्शियल बैंक जो आएंगे वो शेड्यूल में आएंगे. कमर्शियल बैंक आपके पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन, स्मॉल फाइनेंस एंड रीजनल रूरल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं. ओके जी, क्लियर है इतना? इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, शेड्यूल्ड बैंक एंड अनशेड्यूल्ड बैंक, या फिर आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आ जाएंगे एसबीआई, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अदर शेड्यूल बैंक. रूरल कोऑपरेटिव में आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है. स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव बैंक आ जाएंगे आपके. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सिग्नल, मल्टी स्टेट, ठीक है, इतना आ जाएगा. और पब्लिक सेक्टर बैंक. ओके. बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स. अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक. हिस्ट्री ऑफ बैंक सबको क्लियर है? हिस्ट्री ऑफ बैंक सबको क्लियर है? एंड मीनिंग ऑफ बैंक सबको क्लियर है? यस या नो? एंड टाइप ऑफ बैंक जो अभी मैंने चार्ट के थ्रू बताया, वो इतना थोड़ा ओवरव्यू सा मिल गया. शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, कमर्शियल वाला, कोऑपरेटिव वाला मिल गया थोड़ा सा ओवरव्यू. थम्स अप देते रहो प्लीज. ओके. अब जो हमारे टाइप्स ऑफ बैंक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले? सेंट्रल बैंक क्या है हमारा? सेंट्रल बैंक आरबीआई. कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक. ये सारे के सारे बैंक हम पढ़ने वाले हैं. एक और इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट बैंक. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैं अलग से ऐड कर दूंगी आपके पास नोट्स. हाँ, बट पढ़ा दूंगी कि आपका डेवलपमेंट बैंक क्या है, ठीक है. आज ही हम कवर करेंगे. ओके.
सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप ऑफ बैंक की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और हमने बैंक की हिस्ट्री कर ली और बैंक का मीनिंग कर लिया। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ बैंक की। क्लियर है? शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक अगर मैं सिंपल सी बात करूँ ना, ये जो हमारा सेकंड शेड्यूल है ना आरबीआई में, ठीक है, उसमें आता है आपका शेड्यूल्ड बैंक। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के जो सेकंड शेड्यूल है इसके अंडर नहीं आता। इतनी सी बात समझ लो। और एक बात, जो हमारे शेड्यूल बैंक है ये आरबीआई से लोन ले सकते हैं अगर इन्हें जरूरत पड़े, बट जो नॉन शेड्यूल बैंक है ये आरबीआई से लोन नहीं ले सकते। इतना क्लियर है? क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, इसलिए इतना सा बताया, ठीक है। अब देखो फेसेस वाली स्लाइड प्रियंका जी स्टार्टिंग वो बाद में बता दूंगी आपको जब रिवीजन करवाऊंगी। अब देखो शेड्यूल बैंक इज अ बैंकिंग कॉर्पोरेशन हुज मिनिमम पेड अप कैपिटल इज ₹25 लाख एंड डज नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है। और जो आपके नॉन शेड्यूल बैंक आर द बैंक विच डू नॉट कंप्लाई विद द रूल्स स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेज द बैंक विच डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। मीन्स की जो आरबीआई है ना, सेकंड शेड्यूल जो आरबीआई ने दिया है ये फॉलो नहीं करेगा नॉन शेड्यूल बैंक। क्लियर है? और नॉन शेड्यूल बैंक जो इसका कैपिटल होता है वो लेस देन 5 लाख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा शेड्यूल्ड है इसका कितनी कैपिटल है, हमारी पेड अप कैपिटल 25 लाख। इतना क्लियर है? बहुत बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो सेकंड शेड्यूल, लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल, ठीक है, नॉन लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल। ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें से एक भी लाइन छोड़कर मत जाना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन बाय आरबीआई, ठीक है, मेंटेन विद आरबीआई, मेंटेन विद देमसेल्फ, ये आरबीआई मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने बोल दिया। बोरोइंग, शेड्यूल बैंक आर अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर रेगुलर बैंकिंग पर्पस। ये बैंकिंग पर्पस के लिए आरबीआई से पैसा ले सकती है, बट सुनना प्लीज ध्यान से, नॉन शेड्यूल बैंक आर नॉट अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर रेगुलर बैंकिंग। ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, यस या नो? दो ही लाइन में मैंने आपको कवर करवा दिया था ये सारा का सारा जो हमारे पास चार्ट शो हो रहा है। रिटर्न टू बी सबमिटेड पीरियडिकली। अब यहाँ पे क्या है कि इसको सबमिट करना पड़ेगा। आपको पता है जो आरबीआई रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, तो सबमिट तो करनी पड़ेगी सारी रिपोर्ट्स, बट नो सच प्रोविजन ऑफ सबमिटिंग पीरियोडिक रिटर्न्स। यहाँ पे कोई भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई के अंडर आ ही नहीं रही है सेकंड शेड्यूल के अंडर। तो मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग हाउस, इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। ये मेंबर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इट कैन नॉट बी बिकम अ मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, ठीक है। क्लियर है सबको? ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग से लेकर के आपको मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग हाउस तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जी एग्जाम में पीवाईक्यूज में। इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना और आज ही रिवीजन कर लेना, बहुत इजी है। हार्डली आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे रिवीजन करने के लिए, बाकी मैंने पढ़ा तो दिया ही आपको इतने अच्छे से। बस यहाँ पे इन्होंने नॉन शेड्यूल बैंक में ना आपको 5 लाख वाला नहीं दिया जो मैंने बता दिया, ठीक है। जो इसकी कैपिटल होती है ना, आपकी कैपिटल 5 लाख से कम होती है, ठीक है। ओके, नॉन शेड्यूल बैंक की क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ बैंक। क्या क्या फंक्शन होते हैं एक बैंक के? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, प्रोवाइड डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, लैंडिंग फैसिलिटी मीन्स लोन देना, ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड को एक जगह से दूसरी जगह जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, इशू ऑफ ड्राफ्ट, प्रोवाइड कस्टमर विद लॉकर फैसिलिटीज भी देता है बैंक हमारा, ठीक है, जैसे कि आप वहां पे गोल्ड रख सकते हो, ज्वेलरीज रख सकते हो। डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, और आपके मान लो आपको करेंसी चेंज करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हो, जैसे कि आप इंडिया के हो, ठीक है, और आपने अमेरिका में जाना है तो आप करेंसीज का जो भी लेन देन होगा चेंज होगी, क्योंकि इंडिया की करेंसी वहां नहीं चलेगी, इंडिया में रुपीज चलता है और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बैंक का होता है। बैंकों के प्रमुख कार्य लगभग समान है। जनता से जमा राशि स्वीकार करना, ठीक है, इसको पढ़ लेना, उधार लेना, निधि अंतरण, ये देख लेना। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक। अब मैं टाइप्स करवा रही हूँ आपको, क्या करवा रही हूँ, टाइप। सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ईच कंट्री हैज अ सेंट्रल बैंक दैट रेगुलेट ऑल अदर बैंक इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब ये जो हमारा आरबीआई है ना, ये कल मैं डिटेल में करवाने वाली हूँ, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे 2 लाइन लेकर आई हूँ कि आपका सेंट्रल बैंक कौन है। सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई, बस इतना सा आपको याद रखना है। कल हम इसके फंक्शंस भी करेंगे, कल हम इसके रोल्स भी करेंगे। ओके जी,
गुड गुड पूनम गिल जी। अब आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को रहने देते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक से, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक में आपकी काफी सारी चीजें कवर हो जाएगी अभी। ओके, जो आपका कमर्शियल बैंक है ये वो बैंक होता है ना जो डिपॉजिट भी लेता है, लोन की फैसिलिटीज भी देता है, ठीक है। Organized under the Banking Company Act 1956, they operate on a commercial basis and its main objective is profit। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग होता है। लेकिन अगर मैं वही कोऑपरेटिव बैंक की बात करूँ ना, साथ साथ में चलो आपको बताती भी रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस वाला प्रिंसिपल होता है कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है। मीन्स उसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बट कमर्शियल बैंक का मेन मकसद क्या होता है? इसका प्रॉफिट अर्निंग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दे हैव अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर आता है आपके कमर्शियल बैंक, स्टेट के अंडर आते हैं, और एनी प्राइवेट एंटिटी। मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट भी होगी, और प्राइवेट एंटिटी भी होगी, ठीक है। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। रूरल में भी होगा और अर्बन में भी होगा। These banks do not change concessional interest rate unless instructed by RBI। अब जो RBI ने इंटरेस्ट रेट रखा होगा ना, फॉर एग्जांपल जितना भी मान लो 6% है, 10% इंटरेस्ट रेट, तो ये खुद से चेंज नहीं कर सकता कमर्शियल बैंक, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट आर द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर दिस बैंक। अब जो पब्लिक डिपॉजिट करवाएगी ना यहाँ पर पैसा अपना, ठीक है, सिंपल अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट करवाएगी पैसा, वही है उसके लिए फंड, उस बैंक के लिए। बाकी वो कहाँ से पैसा लेकर आएगा? क्लियर है इतना? यस या नो? अगर हम बात करें कुछ कमर्शियल बैंक की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाएंगे, एंड आपके फॉरेन बैंक आ जाएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक आपके वो बैंक होते हैं जो पूरे के पूरे आपकी जो गवर्नमेंट होती है वही ऑन करती है, गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं आपके पब्लिक सेक्टर। अ बैंक वेयर द मेजोरिटी स्टेक आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ठीक है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये की पॉइंट है आप लोगों के लिए, और द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक हो जाएंगे जो पूरे के पूरे गवर्नमेंट नहीं होंगे, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बैंक वेयर द मेजोरिटी स्टेक्स आर owned by a private organization or an individual or a group of people, ठीक है। Foreign bank, the bank were their headquarter in foreign country and branches in our country fall under this type of bank। मीन्स कि जो इनके हेडक्वार्टर है ना वो भी फॉरेन में है, ठीक है, जो आपके फॉरेन बैंक है, और ये जो रजिस्टर्ड हुए हैं फॉरेन में हुए हैं। बट एक चीज याद रखना कि ये ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं? हमारी कंट्री में। क्या आप किसी ऐसे फॉरेन बैंक को जानते हो? रिप्लाई फास्ट। ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बट इनका हेडक्वार्टर भी फॉरेन में और रजिस्टर भी ये फॉरेन में हुए। क्या आप जानते हो ऐसे बैंक का नेम? जल्दी से मुझे बताएं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका HSBC, इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। HSBC एंड आपका सिटी बैंक। HSBC एंड आपका सिटी बैंक जो है वो फॉरेन बैंक का एग्जांपल है। ओके जी, क्लियर है? अब हम देखते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से, फॉरेन बैंक कौन कौन से। पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे वो बैंक है जो कि गवर्नमेंट ओन करती है और सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं। सेंट्रल बैंक कौन है? हमारी RBI, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। देख लो क्योंकि एग्जाम्पल पूछे गए एग्जाम में। अब ये बैंकों के नेम दिए होंगे और पूछा गया होगा कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, फॉरेन है, कौन सा बैंक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंडिकेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, विजय बैंक एंड IDBI बैंक। ये सारे के सारे आपके पब्लिक बैंक, ठीक है। तो ये तो देख लो, क्योंकि वैसे अगर आप घूमे होंगे बाहर तो इतना तो पता ही होगा आपको कि सारे के सारे कौन से बैंक है आपके पब्लिक बैंक। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो कैथोलिक सेरम बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, लक्ष्मी नैनीताल, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पे भी होते हैं कईयों के बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, HDFC, देखो अभी बात हुई थी, ICIC, ठीक है, ये भी आपके प्राइवेट बैंक है। और इंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC और बंधन बैंक ऑफ
बंधन और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कौन से आपके प्राइवेट बैंक है? वैसे एग्जाम में आपसे HDFC, ICICI भी पूछा गया था कि प्राइवेट बैंक है कि आपका पब्लिक बैंक है। ओके, फॉरेन बैंक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बैंकिंग, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक और AB बैंक लिमिटेड, HSBC सिटी बैंक, ये एग्जाम में पूछा गया था। HSBC सिटी बैंक और DBC यूनाइटेड ओवरसीज बैंक, JP स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। देयर आर ओवर 40 फॉरेन बैंक इन इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ ब्राह्मण एंड ये नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से हैं? फॉरेन बैंक। मीन्स ये रजिस्टर्ड तो फॉरेन में है, हेडक्वार्टर भी इनका फॉरेन में है, बट ऑपरेट कहाँ हो रहे हैं? इंडिया में। बस इतनी सी बात है फॉरेन बैंक की। और ये हमारे प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑपरेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। और जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है और RBI का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड RBI का। क्लियर? अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक आर द बैंक हुज कंप्लीट और मैक्सिमम ओनरशिप लाइज विद द गवर्नमेंट। पहला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक रेफर टू द बैंक हुज मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इज हेल्ड बाय द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल बात। owned by या status of control government, controlled by totally private individual. Shareholder in the public sector bank, maximum of its share contained by the government. गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक, मैक्सिमम ऑफ इट्स शेयर होल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। इंटरेस्ट रेट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, द इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग इज लेस एंड द लोन रेट इज हायर। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, आपको पता है कि जब भी हमने लोन लेना होता है, हम क्यों प्रेफर करते हैं पब्लिक बैंक को? कि यार हमें ना सरकारी बैंक से लोन लेना है। पब्लिक बैंक को क्या बोलते हैं? वैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे, वो क्या बोलेंगे बेचारे? वो बोलेंगे सरकारी बैंक से लोन लेना है, प्राइवेट बैंक से लोन नहीं लेना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इनका बहुत हाई होता है। ओके, लेस एंड लोन रेट इज हायर। और मीन्स देखो, इंटरेस्ट भी कम देंगे और लोन भी ज्यादा देंगे जो हमारे पब्लिक बैंक है, मीन्स सरकारी बैंक है। यस या नो? लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की, लोन भी कम देंगे और इंटरेस्ट भी ज्यादा देंगे। इंटरेस्ट रेट फॉर लोन इज लोअर बट द इंटरेस्ट रेट फॉर सेविंग इंटरेस्ट रेट इज हाई। Growth opportunity in public sector bank, the growth opportunity is low. In private sector bank, the growth opportunity is comparatively high. कस्टमर बेस्ड इज लार्ज, यहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर होते हैं, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि यार मेरा अकाउंट पब्लिक सेक्टर में हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो अकाउंट है वो हमेशा प्राइवेट में ही हो। ठीक है, अब तो सारे ही कर लेते हैं पब्लिक प्राइवेट। अब कस्टमर बेस्ड इज रिलेटिवली लो हो जाएगा आपका, क्योंकि हम क्या सोचेंगे कि यार प्राइवेट पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, अब ये तो सरकारी है। ठीक है, इस तरह से सोचता है ना इंसान। जॉब सिक्योरिटी इन पब्लिक सेक्टर बैंक, द जॉब सिक्योरिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट। जॉब सिक्योरिटी इज टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब देखो, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने बैंकिंग की BCom MCom किया है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब करनी की पब्लिक में? पब्लिक में सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब है वो परमानेंट होने वाली है, बट आपकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। प्रमोशन इज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। ठीक है, प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट और परफॉर्मेंस। एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोविडेंट फंड यहाँ पे मिलेगा, अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, सेल्फ ग्रूमिंग अलाउंस नॉट प्रोवाइडेड। सीबीआई कोई बैंक है क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोल रहे हो आप? सीबीआई क्या मतलब? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो तो RBI है ना, उसका नाम क्यों आएगा? वो तो रेगुलेट करता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक को। वो तो इनका बाप है, सबका तो हेड है। वो स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। कमर्शियल बैंक के अंडर कौन सा? पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन। क्लियर है इतना सबको? अब हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलना कि वहां पे डिपॉजिट होता है, लैंडिंग होती है। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है ज्यादातर आपके कमर्शियल। फिर कमर्शियल के अगर टाइप पूछे जाएंगे तो पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन कर देना। ओके, बस इतना सा कर देना, बाकी पब्लिक और प्राइवेट बैंक आपने कर देना वो। ओके, अब अगर आपको पूछा जाएगा कि रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक क्या है? ये भी हमारा कौन सा बैंक के अंडर आ जाएगा? शेड्यूल्ड के अंडर। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? शेड्यूल्ड बैंक के अंडर। अब रीजनल रूरल बैंक वो बैंक है, पुराने जमाने में क्या होता था ना, कि जो बैंकिंग सेवाएं होती है ना, ठीक है, जो बैंकिंग फैसिलिटीज होती है ना, वो गांव गांव तक नहीं पहुंचाई जाती थी। कहाँ? गांव गांव तक नहीं पहुंचाई जाती थी। यस या नो? तो क्या हुआ कि उस कंडीशन में RBI ने क्या बोला कि भाई रीजनल रूरल बैंक खोले जाए, कि हर एक गांव में बैंक हो।
ठीक है। पर्टिकुलर मीन्स एक जियोग्राफिकल एरिया को इसने कवर किया, कौन सा, जियोग्राफिकल एरिया को कवर किया। और अगर यही मैं बात करूं तो जो स्मॉल फाइनेंस हमारा बैंक है ये ज्योग्राफिकल एरिया को कवर नहीं करता, मीन्स इसका पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में होना ही होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। दो दो चीजें एक एक साथ करवा रही हूँ। सीबीआई डिफरेंट है, अच्छा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है मैम जी, स्लाइड में दिख गया। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने सेंट्रल बैंक सोचा था, हाँ ठीक है, वो पब्लिक बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक का ये स्पेशल टाइप है दैट प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। आंखें बंद करके जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की बात करेगा ना, जो इनकी मदद करेगा, क्या बोला मैंने, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की और रूरल सेक्टर की जो मदद करेगा ना, उस बैंक का नाम है रीजनल रूरल बैंक। क्या नाम है उस बैंक का, रीजनल रूरल बैंक। अब इसका पूछा जाता है एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975, बहुत बार एग्जाम में, एंड रजिस्टर अंडर द रीजनल रूरल बैंक, अगर इसके एक्ट की बात करें तो 1976। देखो मैंने तो इन सारे बैंक्स को याद किया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975 और इसका जो आपका एक्ट है वो कब है आपका 1976। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ। आरआरबी आर जॉइंट वेंचर बिटवीन देम, मीन्स ये नहीं बोल सकते हम कि टोटली जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड है, मीन्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट। स्पेलिंग क्यों मैं आज इतनी मिस्टेक कर रही हूँ, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। टोटली ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है, कुछ पोर्शन है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का, कितना है 50% पोर्शन है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन है इसका 15%, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लीज इसकी रेशो याद रख लेना। और कमर्शियल बैंक का इसका 35%। बस इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता रीजनल रूरल बैंक से। इतना क्लियर है सबको, यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ। और एक बात, ये वाला तो चलो रहने दो क्योंकि 2005 ये आपने कुछ नहीं करनी, इन्फॉर्मेशन उतनी खास नहीं है। ऑन आरआरबी, हाँ आरआरबी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई एग्जाम में, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर ये बात करेगा तो 1975, और अगर इसके एक्ट की बात करेगा तो 1976। और किसके लिए मेनली काम करता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के लिए, बस ओनली एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के लिए काम करता है बेचारा ये जो बैंक। ऑन आरआरबी कैन नॉट ओपन इट्स ब्रांचेस इन मोर देन 3 ज्योग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। आरआरबी की संख्या घटकर, ठीक है, आरआरबी भौगोलिक रूप से जुड़े एक आरआरबी भौगोलिक रूप से जुड़े 3 से अधिक जिलों में अपनी शाखाएं नहीं खोल सकता, ठीक है, तो ये इसका कुछ लिमिटेशंस है। बट अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो वहां पर ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, बट इतना समझ लो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मैंने क्या बोला, जो आपका रीजनल रूरल बैंक है वो टोटली ऑन्ड नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ परसेंट है सेंट्रल बैंक का 50%, कुछ परसेंट है उसका स्टेट का, कितना है स्टेट का 15%, ठीक है, और कुछ आपका कमर्शियल बैंक, इसको स्पॉन्सरिंग बैंक भी बोला जाता है, स्पॉन्सर। तो कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में पूछा गया स्पॉन्सर तो 35%, ओके जी, डन। लोकल एरिया बैंक इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल, इनका ज्यादा से ज्यादा क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना है इनका मेन ऑब्जेक्टिव। लोकल एरिया बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956। At present, there are only 4 local area bank on which are located in South India. बस इतना ही है कि प्राइवेट सेक्टर है, प्रॉफिट अर्निंग है 1996 है, उतना और ज्यादा खास नहीं। अब आते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक। सर्टेन बैंक आर इंट्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं, जो सच बैंक्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक। दीज इंक्लूड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक में सिडबी, और कौन से हो जाते हैं ये, डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं ये। जैसे कि आपकी किसी स्पेशल मीन्स, अब देखो जो आपके डेवलपमेंट बैंक होते हैं ना, ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेंगे, बट ये लोन देंगे
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कल पढ़ा था ना, नॉन डिपॉजिटरी वाला सिस्टम देखने को मिल गया। लोन देंगे ये, बट पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेंगे, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या फिर पर्पस के लिए। जैसे आपका नाबार्ड है, जैसे आपका सिडबी है, जैसे कि आपका आईएफसीआई है, आपका एनएचबी है और आपका एक्सिम बैंक है, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इनके ईयर पूछे गए, तो इनके ईयर भी कर लेना प्लीज, ठीक है। Loan from a small scale industry or business can be taken from SIDBI. Financing small industry with modern technology and equipment is done with the help of this bank. करवा दिए जाए आपको विद ईयर, सही रहेगा ना, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन देनी है तो फुल इंफॉर्मेशन दी जाए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से बहुत बार इसका ईयर। फाइव 46 हो चुके हैं। टाइम लगेगा ना ढूंढने में अब। क्या ईयर है सिडबी का, किसी को कुछ पता है ईयर का? 1985 आई थिंक सो। वैसे तो डेवलपमेंट बैंक करवाना है मुझे ना, फिर ही करवाऊंगी आपको ये, ठीक है। हाँ, जब डेवलपमेंट बैंक करवाऊंगी ना उसके साथ फिर आपको सारी चीजें डिटेल में करवा दूंगी, ओके। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो, 1990 है सिडबी, अप्रैल टू 1990 स्टैट्यूटरी बॉडीज को, और अंडर एक्ट में ये आपका 1990, सिडबी का है आपका 1990, ठीक है। 1919 है, 1990 1990, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये आपकी सिडबी, बाकी इसको डिटेल में तो करवाना है मुझे, डेवलपमेंट बैंक है। फिर आपका एक्सिम बैंक, ठीक है, ये भी डेवलपमेंट बैंक है। मैंने क्या बोला कि ये डिपॉजिट नहीं लेते, बट ये लोन प्रोवाइड करते हैं किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। तो जो आपका एक्सिम बैंक स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, और इसका जो आपका ईयर है वो सेटअप ऑन जनवरी 1 1982, जनवरी 1 1982 to get loan or other financial assistance with exporting or importing goods by foreign country can be done through this type of bank। मीन्स कि import and export करना है किसका, गुड्स का। तो कौन सा बैंक है आपका, एक्सिम बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इसके भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका ईयर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नाबार्ड का क्या ईयर है आपका, याद है किसी को? हाँ जी, नाबार्ड का ईयर किसी को याद है? ओके, 12 जुलाई 1982, नाबार्ड क्या है आपका, 12 जुलाई 1982। क्लियर है सबको इतना, यस या नो? ये भी 1982 है आपका, 12 जुलाई 1982, ठीक है। और रिकमेंडेशन पे आया था ये आपका सीवा रमन कमेटी पे, ठीक है। यस, 12 जुलाई 1982। और आपका जो एक्सिम है ये भी आपका 1982 है, ठीक है। और जो आपका सिडबी है ये 1990 है। अब जो नाबार्ड है, टू गेट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रूरल, हैंडीक्राफ्ट, विलेज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पीपल कैन टर्न टू नाबार्ड। अब मान लो किसी ने भी रूरल में, विलेज में, हैंडीक्राफ्ट में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, तो उसके लिए कहाँ से लोन लेंगे, नाबार्ड से लोन लेंगे। अगर आपको गुड्स इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट करने हैं बाहर फॉरेन में, कहाँ से लोन ले सकते हो, आप एक्सिम बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। और सिडबी किसके लिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, या बिजनेस है, उन्होंने लोन लेने, तो कहाँ से लोन लेंगे, सिडबी से लोन लेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? बाकी हम डेवलपमेंट बैंक में पढ़ेंगे। और आता है हमारा डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, हमारा आता है NHB, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक।
स्पेलिंग क्या हो गया आज, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका जो हमारा ईयर है ये है आपका 1988, ठीक है 1988 पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए करवा रही हूँ मैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। As the name suggests, this type of bank looks after the micro industry, small farmer, unorganized sector of society by providing them with loans and financial assistance. These banks are governed by the Central Bank of country. ठीक है। और जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये भी किसकी तरह थे, हमारे रीजनल रूरल बैंक की तरह है ये भी कहीं ना कहीं, ठीक है। और इनका भी मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्निंग ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट सुनना प्लीज ध्यान से, माइक्रो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको क्या करवाना, प्रोवाइड करवाना लोन्स। बस इसमें ये फर्क है कि जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये आपके रीजनल रूरल बैंक की तरह लिमिटेशन नहीं है कि ज्योग्राफिकल एरिया में सिर्फ आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आपके 3 ही बैंक होने चाहिए, इस तरह का यहाँ पर नहीं है। ओके जी। जो लोग छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं ना उनको ये बैंकिंग फैसिलिटीज देते हैं स्मॉल बिजनेस, ठीक है, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए। ओके, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का टाइप ऑफ नीच बैंक इन इंडिया। नीच आपको पता है ग्रुप के अंदर ग्रुप होता है, मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे, ग्रुप के अंडर जो आपका ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम नीच बैंक। विद स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग क्रेडिट, ये एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट को भी और लोन भी देंगे। The main aim of such bank is to provide financial assistance to the worker section of the society who are not being served by other banks such as small business units, small and marginal farmer, micro and small industry, unorganized sector entities, ठीक है। One require 10-year experience in banking sector to open small finance bank। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, तो ही आप एक स्मॉल बैंक को ओपन कर सकते हो। मीन्स जहां पर कमर्शियल बैंक की कमेटी का नेम बता दूंगी, नाबार्ड अभी हमने ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने, ये जो डेवलपमेंट बैंक है क्योंकि IFC है आपके, ठीक है, सिडबी है, नाबार्ड, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डोंट वरी बता देंगे आपको। अब स्मॉल बैंक में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका AU स्मॉल बैंक, ठीक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईस्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी, ठीक है, ये वाले बैंक आपके कौन से, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइन केयर सॉरी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे के सारे आपके कौन से बैंक है, स्मॉल बैंक है आपके। एक्चुअली मुझे हिस्ट्री भी बतानी थी इसकी स्मॉल बैंक के। 2016 में RBI ने इनको बोला था कि हाँ आप अपना जो बैंक है, नहीं 2015 में बोला था RBI ने, ठीक है, और 2016 में इन्होंने ओपन करना शुरू कर दिए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक। और 10 पीपल्स ही थे जिनको परमिशन दी थी RBI ने कि हाँ आप अपना स्मॉल बैंक जो है वो ओपन कर सकते हो, क्योंकि जहां पर कमर्शियल बैंक की फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही थी तो वहां पर इन्होंने सोचा कि हम स्मॉल बैंक ओपन करेंगे। 2016 में है, ठीक है, 2015 में शायद इनको मंजूरी दे दी थी RBI ने। एक बार चेक कर लेना इसकी हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोवाइड करवाते हैं। ओके जी, सो अब हम बात करते हैं आपका पेमेंट बैंक, ठीक है, लास्ट स्लाइड रहती है आपकी। और नाबार्ड के लिए, सिडबी के लिए परेशान मत होना, क्योंकि अभी आपको डिटेल में पढ़नी है सारी चीजें, सिडबी क्या है, नाबार्ड क्या है, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा अभी जब हम डेवलपमेंट बैंक करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट बैंक जब हम करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे हम ये सारा का सारा, ठीक है, तो अभी परेशान मत होना। अब देखो, अभी सिर्फ ओवरव्यू सा दिया आपको। अब जो आपका पेमेंट बैंक है, ठीक है, बाकी सारी चीजें कर लेना जितना आज करवाया, सिर्फ डेवलपमेंट बैंक को छोड़ करके, डेवलपमेंट बैंक को छोड़ करके ही बाकी की सारी चीजें कर लेना, क्योंकि ये मुझे और ज्यादा डिटेल में पढ़ाना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक दिन का लेक्चर मीन्स 1 घंटे का लेक्चर है, 1 दिन का नहीं 1 घंटे का लेक्चर इसमें पूरा डेवलपमेंट बैंक में। ओके, पेमेंट बैंक हमारे कौन से बैंक होते हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट सिस्टम सुना आप लोगों ने, ये ऐसे बैंक है जो लोन नहीं दे सकते, ये भी सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये लोन नहीं दे सकते, और जिनकी लिमिट होती है ना, ये होती है इनकी 2 लाख तक की लिमिट होती है। और ये रेगुलेट होते हैं आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। ये ATM और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, बट ये क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते।
ओके जी, इतना क्लियर है। अब देखो, अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बैंकिंग, द पेमेंट बैंक हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पीपल विद इन एन अकाउंट इन द पेमेंट बैंक ओनली डिपॉजिट इन अमाउंट ऑफ अप टू 1 लाख, ठीक है, 1 नहीं है, अब 2 लाख है। एक बार फिर भी फर्दर आप रीचेक कर लेना, 2 लाख है। एंड कैन नॉट अप्लाई फॉर लोन्स और क्रेडिट कार्ड अंडर दिस अकाउंट। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो लोन नहीं प्रोवाइड करवा सकते और एक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। ये एटीएम और डेबिट कार्ड दे सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। किसके अंडर आते हैं ये आपके, इसकी रेगुलेशन है आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, कौन कौन से गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू पेमेंट बैंक्स इन और कंट्री। एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको करने होंगे जी। ओके, कमेटी का नाम था प्रियंका जी बी शिवारमन कमेटी, आपकी नाबार्ड वाली, ठीक है, शिवारमन कमेटी थी आपकी। सो क्लियर है। अब हम कल करेंगे आपके डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक बाद में कर लिए जाए, देखते हैं कल हम क्या करेंगे। अच्छा, आरबीआई करवाना है कल तो मुझे आपको, यस, कल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करवाना है। ओके, अभी मुझे एक चीज बताओ कि आप एनईएफटी, ठीक है, और आरटीजीएस और आईएमपीएस कर लोगे क्या खुद से, यस या नो। टाइम है अभी हमारे पास 3 मिनट्स। मैंने बोला ये तो हमारे टाइप्स ऑफ बैंक थे आज, ठीक है, कमर्शियल बैंक किया हमने। ओह, कोऑपरेटिव बैंक रह गया आपको पढ़ाने को, यस 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 यस। कोऑपरेटिव बैंक में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक आपका वो बैंक होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप और मेंबर्स होते हैं ना कुछ, वो बनाकर किसी पर्पस के लिए, जैसे कि फार्मर्स का ग्रुप बन गया, ठीक है, और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं ना वही ओनर्स होते हैं, ठीक है। और ग्रुप और कमेटी जो बनती है, मेंबर्स बनाते हैं इस बैंक को, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका कि यहाँ पे प्रॉफिट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, जैसे हमने कमर्शियल बैंक में पढ़ा कि प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बट कोऑपरेटिव में प्रॉफिट अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला प्रिंसिपल। दीज बैंक आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टेट बैंक एक्ट, ठीक है। दे गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाना और अलाइड एक्टिविटीज में, ठीक है। द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन। अब अगर आपको बात आ जाएगी सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये इसका की पॉइंट है। और एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटी भी इसका की पॉइंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी इसका की पॉइंट है, और इसका स्टेट गवर्नमेंट एक्ट भी इसका की पॉइंट है, ठीक है। तो अगर सोशल वेलफेयर की बात आ जाएगी तो सिंपली कर देना कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बस थोड़ा सा कोऑपरेटिव बैंक में। अब कोऑपरेटिव बैंक जो आपका ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे मेनली 3 स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर है, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल, जिसको कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा, ठीक है। और स्टेट में आपका स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक, जो स्टेट लेवल पे काम करेगा कोऑपरेटिव बैंक, वो स्टेट लेवल है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा कोऑपरेटिव बैंक, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और जो पर्टिकुलर विलेज, ठीक है, मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चर, वो है आपका विलेज लेवल, ठीक है। जितना क्लियर है सबको, बस यही बात है आपकी कोऑपरेटिव में, और कुछ भी खास नहीं है। क्लियर है सबको। सो आई होप कि आपको आज समझ आए होंगे। कुछ फंक्शंस हमने किए, कुछ टाइप्स हमने किए, और शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड किया, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक ये क्लियर हुए। ओके, मैंने जो आपको टॉपिक बोले थे ना करने के लिए, मैंने आपको बोला कि आपको करना है एनईएफटी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। एनईएफटी आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस ये है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। और आईएमपीएस थर्ड पॉइंट है आपका, आईएमपीएस ये खुद कर लेना, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये 3 पॉइंट कर लेना, 2-3 मिनट का होगा ये बस। जो आपका एनईएफटी ऑनलाइन और ऑफलाइन है,
ठीक है। आरटीजीएस भी आपका ऑनलाइन और आपका ऑफलाइन है। आईएमपीडी आपका ओनली ऑनलाइन है। आईएमपीएस, ठीक है। इनकी लिमिट्स कर लेना, इनके ग्रुप्स कर लेना। मैनेज्ड बाय एनईएफटी आरबीआई और आरटीजीएस मैनेज्ड बाय आरबीआई। IMPS is managed by National Payment Corporation of India, NPCI। इसकी ट्रांसफर लिमिट देख लेना एक बार, ठीक है। आरटीजीएस की आई थिंक सो अभी 5 लाख है, पहले 2 लाख होती थी, और एमपीएस की 1 लाख है, और एनईएफटी की भी 1 लाख है। एक बार चेक कर लेना फिर भी, ओके। और 24/7 इनकी टाइमिंग है। इसमें ईयर नहीं है पुक्कू जी, एनईएफटी और आरटीजीएस और आईएमपीएस का ईयर करने की जरूरत नहीं है, इसमें है भी नहीं ईयर दिया हुआ। सिर्फ इसका फुल फॉर्म कर लेना। और मैनेज्ड मैंने बता दिया, एनईएफटी और आरटीजीएस मैनेज्ड आरबीआई है, और आईएमपीएस मैनेज्ड बाय आपका एनपीसीआई है। इसकी लिमिट्स कर लेना, और ऑनलाइन ऑफलाइन देख लेना, एंड मिनिमम ट्रांसफर लिमिट देख लेना, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहो, साथ में रिवीजन करते रहो। मॉर्निंग में मिलते हैं 9 AM to 10 AM, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मॉर्निंग में हम करेंगे यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी 7 PM भी क्लास है आपकी, और मॉर्निंग में भी क्लास है आपकी 9 AM to 10 AM।